सो मूविंग फॉरवर्ड, हमने अभी तक क्या क्या देखा है। हमने देख लिया कि यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या फर्क होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस के एडवांटेजेस बता दिए हमने। हमने सिग्नेचर बता दिया। ओके। उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन देखा, जिसमें हमने फंक्शन डिक्लेरेशन देखी, फंक्शन डेफिनेशन देखी एंड फंक्शन कॉल देख लिया। उसके अलावा हमने राइट ए प्रोग्राम यूज इन्वॉल्विंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसकी भी तीन चार एग्जांपल्स देख ली। ओके। यहाँ तक क्लियर है एवरीथिंग? क्लियर क्लियर। अब हम नेक्स्ट एक्सएलओ की साइड मूव कर रहे हैं। दैट इज सेइंग के वेरिएबल टाइप्स बता हो, लोकल ग्लोबल एंड स्टैटिक। लोकल एंड ग्लोबल का तो आपको पता है, पीछे देख के आए हुए हैं क्या फर्क है लोकल एंड ग्लोबल में। सही है। अब स्टैटिक से क्या मुराद है, भाई बता जरा दो। डेफिनेशन में आपको दिखा देता हूँ। स्टैटिक एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि डिफरेंट फंक्शंस में अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है। सही है। सो हेयर इट इज। देखो क्या कह रहा है, स्टैटिक वैल्यू क्या कर रहा है, एक फंक्शन के अंदर अपनी लोकल और वैल्यू को। ग्लोबल भी बता दो यार। जी। लोकल और ग्लोबल भी बता दो। ओके, तीनों को बता देते हैं। देखो लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि लोकल होता है टू अ गिवन ब्लॉक और टू अ गिवन फंक्शन, यानी कि जिस ब्लॉक या जिस फंक्शन के अंदर वो डिक्लेयर होता है तो वहीं पे ही उसका एक्सेस होता है, स्कोप होता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। ओके। यानी कि मैं मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसको मैं किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकता। ओके। सेकेंडली, ग्लोबल फंक्शन वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेन फंक्शन से बाहर, यानी कि किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, सारे फंक्शन से बाहर है। ओके। और उस वेरिएबल को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होता, ये सारे फंक्शंस के बाहर होता है। और इसको मैं ना टॉप ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि लाइक यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के नीचे जस्ट बिलो हम इसे डिक्लेयर करते हैं। ओके। और उसके बाद आ जाता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि आपके पास, जिसकी वैल्यू आपके पास है ना बिटवीन डिफरेंट फंक्शन सेम रहती है। कैसे सेम रहती है, इसकी एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। सही है। सो कह रहा है इनसाइड फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं जस्ट लाइक लोकल फंक्शन लोकल वेरिएबल। लेकिन ये क्या करता है, ये अपनी वैल्यू को रिटेन करता है फंक्शंस कॉल्स कॉल्स के दरमियान। अब कैसे रिटर्न करता है इस चीज को हम देखेंगे। सही है। अब लाइफ टाइम देख लो, ये वाला सिर्फ एग्जिस्ट करता है उस फंक्शन के अंदर जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ स्टेक या बस ये सही है यहाँ तक। आगे एग्जांपल्स हम देख लेंगे इसकी। कहाँ गया, यहाँ पे देखो। मैं ग्लोबल फंक्शन और लोकल ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल को नहीं बताने वाला। तो ये देख लो कि ग्लोबल वेर है जिसका वैल्यू है 10। देन एक लोकल वेरिएबल इसने बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है 5। ओके। और इसने इसे टेस्ट फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है, उसके आगे मेन फंक्शन भी है ना। इसने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है टेस्ट फंक्शन। क्या? टेस्ट फंक्शन इसने नाम रखा। उसके अंदर इसने एक वेरिएबल बनाया। सो कोई वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर है उसे हम क्या कहते हैं, लोकल टू दैट फंक्शन। सो दिस इज अ लोकल वेरिएबल, तो उसका नाम लोकल वेर रख दिया इसने। ओके। सिंपल है। अब देखो हमने क्या देखा, स्टैटिक वेरिएबल आपका एक लोकल वेरिएबल होता है, लेकिन इसका फर्क ये होता है कि अपनी वैल्यू को रिटेन करता है। रिटेन करने से मुराद के डिफरेंट फंक्शंस में इसकी वैल्यू जो है ना वो सेम रहती है। अब कैसे सेम रहती है इसको जरा देख लेते हैं हम। इसने क्या किया, इसने एक स्टैटिक इंट बनाया। ओके, यानी कि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हमें लगाना पड़ता है टू क्रिएट अ स्टैटिक वेरिएबल। सही है। ओके। और इसने इसमें एक नाम दे दी 1। फाइन। अब उसके बाद सिंपली इसने क्या किया, लोकल वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट किया, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट किया और ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को आउट किया है यहाँ तक। सही है। अब फंक्शन के एंड में इसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया एट द एंड ऑफ फंक्शन, किसमें, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। सही है। अब देखो, अब इसने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर टेस्ट फंक्शन को कॉल किया। सो इसने मेन फंक्शन के अंदर टेस्ट फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे ये हुआ कि आपके पास एक बार टेस्ट फंक्शन आपका रन हुआ और आपके पास आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे मुझे बताओ। अगर ये कोड है और मैं अगर इस टेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसके बाद अगली दफा जब करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा। नहीं, आउटपुट बताओ मुझे।
लोकल वेरिएबल किसके बराबर आएगा? लोकल वेरिएबल 5 क्या आएगा? इनकी स्टैटिक स्टेटिक आएगा 1 के। ग्लोबल ग्लोबल आएगा 10 के। 10 के। क्लियर है। अब ये आपके पास आउटपुट आ चुका है, सही है। अब हम जब दोबारा ऐसे कॉल करेंगे टेस्ट फंक्शन को, अब मैंने टेस्ट फंक्शन को दूसरी बार कॉल किया, अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? हम्म। आपसी बताओ यार, वो आवाज। मैं कह रहा हूँ मैंने ग्लोबल सॉरी, इस टेस्ट फंक्शन को वापस कॉल किया है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट वही आएगा, लेकिन स्टेटिक में एक इंक्रीमेंट होगा। क्यों? 2 आएगा। हालांकि टेस्ट को स्टैटिक वेरिएबल को मैंने ना यहाँ पे 1 के बराबर रखा हुआ है, सो यहाँ पे भले इंक्रीमेंट हो रहा हो, लेकिन वापस जब फंक्शन चलेगा तो स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? हम्म। नीचे लिखा हुआ है ना, इंक्रीमेंट हुआ है ना। इंक्रीमेंट हुआ है। बिटवीन लिखा था ना हमने डेफिनेशन में, रिटेन करता है value। ये देखो, स्टैटिक का काम ही ये है कि ये अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। ओके। अच्छा। और चेंज होने से मुराद ये है कि यहाँ पे आप है ना वापस ऐसे इस तरह से लाइक एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये वापस यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो रहा। एक ही बार डिक्लेयर हुआ है, एक ही बार इनिशियलाइज हुआ है, उसके बाद उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहे हैं, असाइनमेंट हो रहे हैं। सही है। सो स्टैटिक वेरिएबल आपके पास यूज हो सकता है टू काउंट के कितनी बार आपका फंक्शन कॉल हुआ है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स कीप देयर वैल्यू अक्रॉस फंक्शन कॉल्स। जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उसके हिसाब से आपने जितनी इंक्रीमेंट की होंगी तो स्टैटिक वेरिएबल कॉल होगा। ओके। मैं दो तीन और एग्जांपल्स ले लेता हूँ क्योंकि मेरे जहन में नहीं आ रही कि स्टैटिक ये वेरिएबल्स समझ को नहीं किस आया। तरह से। जी। ये समझ नहीं आया। ओके, मैं कोड करके दिखा देता हूँ। समझ में इसलिए नहीं आया बिकॉज मैंने कोड नहीं किया, और कोड मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज टाइम नहीं है इतना यार। चलो मैं कोड कर लेता हूँ इसका भी। लेकिन लोकल एंड ग्लोबल तो हम लोगों को पता है। ओके। सो देखो यहाँ पे भी वही चीज कह रहा है कि स्टैटिक फंक्शन क्या है, वो एक ही बार डिक्लेयर और इनिशियलाइज होता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा। सही है। और इसका बेसिक पर्पस आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास, आप अगर ये काउंट करना चाहते हो कि आपका जो फंक्शन है वो कितनी बार कॉल हुआ है, तो वो आप काउंट रख सकते हो। ओके। और स्टैटिक वेरिएबल्स को हम क्लास में यूज करेंगे, तो क्लास के कॉन्सेप्ट को छोड़ दो। रिकर्जन के कॉन्सेप्ट में तो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं, उसमें भी छोड़ दो, वो हमारे नहीं है। तो अभी तक हमने बस स्टैटिक फंक्शन को या स्टैटिक वेरिएबल को, फंक्शन को नहीं, स्टैटिक वेरिएबल को सिर्फ फंक्शन के नंबर ऑफ कॉल्स को काउंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि ये अपनी वैल्यू रिटेन करता है बिटवीन फंक्शन कॉल्स। ओके। सो मैं यहाँ पे मैं बना देता हूँ काउंट एंड सॉरी स्टैटिक एंड काउंट। ओके, मैंने काउंट बना दिया जो कि बराबर है 1 के। सही है, अभी वो 1 के बराबर है। नहीं, 1 के बराबर नहीं। एक बार कॉल होगा तो 1 के बराबर होगा, 2 बार कॉल होगा तो 2 के बराबर होगा, अभी तो वो 0 के बराबर है। ओके। और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, काउंट को मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे तो मैंने सिंपल डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयर किया है एंड इनिशियलाइज किया है किसे? स्टैटिक वेरिएबल को। ओके। और ये एक ही बार डिक्लेयर या इनिशियलाइज हो सकता है, ये भी लिख लो यार। स्टैटिक वेरिएबल is declared and initialized। डिक्लेयर लिख लेते हैं बिकॉज असाइनमेंट भी इनिशियलाइजेशन होती है काइंड ऑफ। सो स्टैटिक वेरिएबल ओनली एक बार डिक्लेयर होता है। ओके। फाइन। अब देखो, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैंने इस फंक्शन को एक बार यहाँ पे कॉल किया है। सही है। इस फंक्शन को मैंने एक बार यहाँ पे कॉल किया है। सो यहाँ पे मैं आउटपुट भी कर देता हूँ। सी आउट करो
कि हाउ मेनी टाइम्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ये मुझे बताओ। और वो कौन बताएगा? आपका काउंट बताएगा। अब मैं इसे रन करूंगा तो आपके पास अभी है ना, मैं सम को आउटपुट नहीं कर रहा अभी, बस ये वाली आउटपुट स्टेटमेंट आने वाली है आपके पास। ये क्या होगा कि आप यहाँ पे जैसे ही लाइक किसी भी वे में फंक्शन को अगर कॉल कर रहे हो तो आपके पास स्टैटिक वेरिएबल में क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट आ जाएगा। सो अभी फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है? अभी आपका फंक्शन एक बार कॉल हुआ है। यू कैन सी हाउ मेनी टाइम्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड, एक बार। अगर अब मैं इसे देखूं तो कितनी बार कॉल हुआ होगा, अभी चेक कर लेते हैं। सो मैं इसे ना 8, अब मैं कर रहा हूँ 3, 5, ये मैंने ऐड किया है। ओके, अब मैंने 2 बार फंक्शन को कॉल किया है। सही है। सो अब ये बताएगा, 2 स्टेटमेंट्स देगा कि पहली बार पहली एक बार हुआ, उसके बाद 2 बार आउटपुट हुआ है ये आपका। सही है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें वैल्यू रिटेन कैसे की इसने? रिटर्न कैसे की मतलब? वो आपने कहा ना कि इसका काम होता है वैल्यू रिटेन करके रखता है अपनी, हाँ तो तो ये तो देखो चेंज ना, हो गई। रिटर्न से मुराद कि ये वापस जीरो नहीं हुआ। अगर अगर मैं स्टैटिक को हटा देता हूँ, सही है, अगर मैं स्टैटिक को हटा देता हूँ तो ये होगा कि आपके पास दोनों में 1 1 आएगा। देख रहे हो? अब 1 क्यों आ रहा है ये देखो। 1 इसलिए आ रहा है बिकॉज जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तो आपके पास काउंट के अंदर काउंट 1 हो चुका था और इसने 1 आउटपुट कर दिया। लेकिन जैसे ही दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो आपके पास काउंट वापस इस स्टेटमेंट में 0 हो चुका है। लेकिन स्टैटिक वापस 0 नहीं होगा। उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है 1, वो 1 रहेगी। और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। जब आप दोबारा स्टैटिक को कॉल करोगे तो वापस 0 नहीं होता, उसमें 2 रहेगा। और 2 + 1 होके 3 हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे सिंपल वेरिएबल जो होता है उसमें क्या होती है? वैल्यू रिटेन नहीं होती, वो 0 होती है। ओके, चेंज होती है। फाइन अकदस, और गुड है। और ये स्टडी का पर्पस है, और खास कोई यार इसका नहीं है, बस अकाउंट के लिए यूज करते हैं, बाकी क्लासेस एंड रिकर्जन वगैरह में यूज करते हैं तो ये बातें अलग हैं। अपने पल्ले नहीं पड़ती ये चीजें क्योंकि अपने एसएलओस में नहीं है। अब आ रहा है फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स को डिस्कस करो। और मैं बताने वाला था आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स। इसमें क्या इतनी प्रोग्राम नहीं है क्या? जी। बड़े बड़े प्रोग्राम जी। इस चैप्टर में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं है क्या? बड़े बड़े प्रोग्राम तो नहीं है वैसे। ऐसा कोई प्रोग्राम शुक्र है कहा तो नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम बना सकते हैं। फंक्शन अच्छे अच्छे से क्लियर है तो उसमें आपको है ना मेंबर फंक्शन समझ में आ जाएंगे, बिकॉज वहां पे मेंबर फंक्शन नाम अलग है लेकिन वो फंक्शन ही तो है। चलो, यहां तक हम ऐसे कर देते हैं कमेंट। हम जाते हैं कुछ नई चीजें सीखने। चलो, आ जाओ। हाँ, क्या सीखना है हमें गाइस? भाई जो सिखाना सिखा दो। हम ये सीखने वाले हैं कि आपके पास एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। सही है। सो देखो, हम है ना फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे होते हैं, सपोज मैं कह रहा हूँ void, और मेरे फंक्शन का नाम है सब्ट्रैक्ट करो, और उसके अंदर मैंने इंट ए एंड इंट बी दे दिया। ओके। यार और यहाँ यहाँ, पे पैरामीटर्स पैरामीटर्स इंट ए इंट बी है ना? जी, अब देखो, एक तो ये है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं इनसाइड मेन फंक्शन क्या करता हूँ, मैं सब को कॉल करता हूँ। और मैं यहाँ पे 2 3 वैल्यूज देता हूँ। सपोज मैं कह रहा हूँ 3 में से माइनस करो 1 को, और ये मैंने दे दिया। और ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। सही है। और ऊपर मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है। फंक्शन फंक्शन को डिक्लेयर एंड डिफाइन किया है। सही है। अब देखो, जब फंक्शन की डेफिनेशन हो रही होती है
तो जो आप ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज देते हो उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। ओके, या इन्हें अपने एसएलओस के हिसाब से कहा गया है फॉर्मल पैरामीटर्स। सो मैं लिख लूं यहाँ पे, हेयर इंट ए एंड इंट बी जो है क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ओके, या इन्हें सिंपली हम पैरामीटर्स कहते हैं। सही है। ओके, अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये आपके पास प्लेस होल्डर की तरह काम करते हैं। यानी कि ये आपके पास है ना, एक प्लेस होल्ड करके बैठते हैं इन वैल्यूज के लिए। ओके, सो दीज पैरामीटर्स वर्क, या फॉर्मल पैरामीटर्स वर्क एज अ प्लेस होल्डर। किसके लिए? वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए प्लेस को होल्ड करके बैठते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज व्हिच आर पास्ड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। ओके, लिख लेता हूं, आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज। ओके, यहाँ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। आर द वैल्यूज और वेरिएबल्स which are passed into the function। लिख लेता हूँ, into the function when it is called। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त हम जब कोई वैल्यूज दे रहे होते हैं, उन वैल्यूज या वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, और दूसरी चीज लिख लो, these arguments are also called active, एक्टिव नहीं, एक्चुअल, एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, और इन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। सो यही आपका एसएलओ कह रहा है, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के दरमियान डिफरेंशिएट करो। सो फॉर्मल पैरामीटर्स वो वो पैरामीटर्स हैं जो कि आप ड्यूरिंग डेफिनेशन देते हो, यानी ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन देते हो। जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो उस वक्त जब आप ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पैरामीटर्स देते हो उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, नॉर्मली अगर प्रोग्रामर बंदा बात करेगा तो वो कहेगा ये आपके पास पैरामीटर्स हैं, इन्हें वो पैरामीटर कहेगा, फॉर्मल पैरामीटर नहीं कहेगा, वो इन्हें सिर्फ पैरामीटर कहेगा। ओके, लेकिन ये फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। दूसरी आपके पास वैल्यूज हैं। वैल्यूज हैं वेरिएबल जो कि आप पास करते हैं फंक्शन में जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 and 3 को 2 and 3, 3 and 5 ये वैल्यूज पास की थी। दीज आर दी एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो नॉर्मल प्रोग्रामर इनको पैरामीटर कहेगा और इनको आर्गुमेंट कहेगा, लेकिन हम लोग एसएलओस के हिसाब से चलेंगे तो एसएलओस के हिसाब से इनको हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स, जो कि डिफाइन होते हैं इनसाइड द इनसाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ओके, और इनको हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। दीज आर द वैल्यूज विच आर पास्ड इनटू द फंक्शन जब हमने फंक्शन को कॉल किया है। ओके, सो आपके पास फॉर्मल पैरामीटर्स एक जगह प्लेस होल्ड करके रखते हैं फॉर एक्चुअल पैरामीटर्स। सही है, लिख लूं ये भी, फॉर्मल पैरामीटर्स आर प्लेस होल्डर्स फॉर एक्चुअल पैरामीटर्स। ये क्लियर है? जल्दी से बता दो गाइस। क्लियर है, क्लियर है। गुड है। अब इसके एग्जांपल लाइक ये हम यूज करते भी आ रहे हैं। चलो एक दो और फंक्शन बना देते हैं, क्यों दूर रहते हैं हम अपन। मैं यहाँ पे अभी ना एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करो, नहीं पावर लेने का फंक्शन बनाता हूँ। वैसे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा ये जो एक वेरिएबल मुझे दो। ओके, दिस ये जो इंट ए मैंने बनाया ना, ये इंट ए मेरा क्या है? पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर है। सही है, और मैं क्या कह रहा हूँ, रिटर्न करो ए क्रॉस ए। ए का ए का स्क्वायर मुझे है ना क्या करना है? रिटर्न कर दो। सही है। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी तक है ना वैल्यूज को पास किया है। लाइक मैंने ना एक्चुअल पैरामीटर्स में हमेशा अभी तक जितनी भी रखी हैं वो वैल्यूज रखी हैं। अब मैं ना वेरिएबल्स रख रहा हूँ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ इंट
वैल्यू नहीं, इंट वेरिएबल नाम इसका रख देता हूँ जिसमें मैं, और इसको मैं यूजर से लेता हूँ, सी आउट, एंटर द नंबर टू टू गेट इट्स स्क्वायर। ओके, एंडल, एंडल नहीं लगा रहा, मैं सीन लेता हूँ यहीं से ही, वेर में मैंने सी एन ले लिया। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने पावर फंक्शन को कॉल कर दिया। और पावर फंक्शन के अंदर जो मैंने अभी अभी देखो, ये मेरा एक्चुअल पैरामीटर है या आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पे पहले मैंने ना वैल्यूज पास की थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ। सही है, और इसे मैं रन करता हूँ। अब कौन सा नंबर दूं, जल्दी बताओ। टू दे दो। सोई हुई कौन, टू दे दूं, फोर आंसर आएगा। आ गया फोर, टू का स्क्वायर फोर होता है। फिर ऊपर नाइन, जाना 1 मिनट। नाइन दे दो, तो 81 आ रहा है। क्या करना है, प्रोग्राम में जाना ऊपर। ऊपर जाओ। मैंने क्या किया, अब देखो इसका वर्किंग कैसे होती है। मैंने यहाँ पे जो एक्चुअल पैरामीटर दिया ना, ये एक्चुअल पैरामीटर वहां पे जाके ए में स्टोर हो जाता है। ओके, यानी कि ए के अंदर इस वेरिएबल की वेरिएबल वाली वैल्यू स्टोर हो जाती है। ओके, और ये वेरिएबल वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। ओके, यानी कि वेरिएबल वाली वैल्यू का स्क्वायर लेके रिटर्न कर रहा है। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ हम सिंपल ए को ही कॉल कर रहे तो ऐसे यहाँ पे ए पुट करूं, हाँ, तो यहाँ पे वेरिएबल आप, भी ए नाम का ही बनाओ। तो चल जाएगा, कोई वर्किंग नहीं होगी, लाइक कोई फर्क नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। लाइक हम कोई भी लगा सकते हैं उसकी जगह ना, हाँ हाँ, यहाँ पे 12 का फंक्शन वन के फोर्टी अंदर। फोर आ रहा है। बस फर्क ये है कि ये वाला ए जो है ना, वो पावर फंक्शन का लोकल है, और ये वाला ए जो है ना, वो मेन फंक्शन का लोकल है। बस ये फर्क है। क्लियर है। सही है। अब जा रहे हैं एक ऐसे एसएलओ की साइड जो कि बहुत मुश्किल लगा था मुझे इनिशियली, लेकिन बहुत इजी है ये। कह रहा है लोकल एंड ग्लोबल फंक्शंस के दरमियान अब डिफरेंशिएट करो। ओके, सो देखो, जिस तरह से लोकल एंड ग्लोबल वैल्यू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। लोकल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि एक्सेसिबल होगा ओनली इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द फंक्शन जिसके अंदर वो डिक्लेयर हुआ है। यानी कि अगर मैं एक फंक्शन के अंदर, लाइक मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने फंक्शन वन। ओके, और दूसरा फंक्शन उसके अंदर बना दिया, यानी कि उसके नेस्टेड फंक्शन बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया फंक्शन टू। अब ये जो नेस्टेड फंक्शन है ना, ये नेस्टेड फंक्शन आपके पास लोकल फंक्शन है फंक्शन वन का। ओके, और फंक्शन वन जो है वो ग्लोबल फंक्शन है। समझ आया। जी जी। बिल्कुल। अब सी प्लस प्लस की खास बात ये सुन लो कि सी प्लस प्लस में नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सी प्लस प्लस में नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम लेमडा को, पॉइंटर्स को, लाइक कुछ अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करके लोकल फंक्शन बना रहे होते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो प्राइमरी कॉन्सेप्ट नहीं है सी प्लस प्लस का, लेकिन हम थोड़ा जुगाड़ वगैरह करके ये काम कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अब मैं इसकी अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं वाकई कंफ्यूज हो जाऊंगा, लेकिन आगे जाके अगर तुम लोग एग्जांपल पूछोगे मुझसे तो मैं आराम से दे सकता हूँ। ऊप्स वाले चैप्टर में, ऊप्स वाले चैप्टर में आपके पास क्लास होती है। क्लास के अंदर आपके पास अ, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेटा, डेटा वेरिएबल्स है ना, सॉरी मेंबर डेटा, या मेंबर वेरिएबल्स इस तरह से कहते हैं, या नॉर्मली उसे मैं अपनी लैंग्वेज में फीचर्स कहता हूँ। और दूसरा आप है ना, क्लास के अंदर फंक्शंस भी बनाते हो जिन्हें हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। ओके, और वो मेंबर फंक्शंस जो है ना, वो लोकल होते हैं उस क्लास के अंदर। यानी कि उन मेंबर फंक्शंस को हम मेन फंक्शन या किसी और फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज वो लोकल होते हैं उस क्लास, स्पेसिफिक क्लास के लिए। ओके, सो आपके पास अभी जितने भी हमने फंक्शंस देखे वो सारे के सारे ग्लोबल थे। लोकल फंक्शंस की एग्जांपल मैंने जिबानी बता दिए क्लास वाले कॉन्सेप्ट से। आगे जाके हम देखेंगे तो वहां पे आपको ये रियलाइज हो जाएगा।
सही है। अब इनलाइन फंक्शन को डिफाइन कर लो। इनलाइन फंक्शन यार इसकी वर्किंग वगैरह तुम लोगों को खास कोई फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मस्त है। वो ये है कि आपके पास इनलाइन फंक्शन जो है ना, इनलाइन फंक्शन में ये होता है, आप एक इनलाइन की कमांड लगा देते हो। इनलाइन की कमांड कैसे, मैं कोड में से पहले थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कोड में कुछ भी महसूस नहीं होने वाला ऐसा। ओके। इनलाइन फंक्शन का देखो आपके पास है ना, ये वर्किंग फंक्शन की कैसे होती है ये मैंने सही से समझा ही नहीं है, वो थोड़ा समझा देता हूँ चलो। देखो, आपका प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ओके। तो प्रोग्राम में सबसे पहले आई वैल्यू ये। ओके। तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, एक इंट नाम का वेरिएबल बनाएगा। सर इंट नाम के, इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम है ए। सही है। और इसको 4 बाइट्स एलोकेट कर देगा। उसके बाद आपका कंपाइलर ये मैसेज प्रिंट करेगा और सी इन के थ्रू ए के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा। सही है। अब अब जैसे ही आपके पास इस स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक है ना पावर नाम का वेरिएबल भी बना देता हूँ। सही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पावर नाम के वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ इसको, पावर नाम के फंक्शन को। ओके। और इसमें मैं क्या कर दिया, ए वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन हेड होता है। फंक्शन हेड से मुराद क्या है, ये मुराद कुछ इस तरह से कि पावर नाम का फंक्शन, आपका कंपाइलर चेक करेगा पावर नाम का कोई फंक्शन है, जी हाँ एग्जिस्ट करता है, तो कंपाइलर यहाँ तक कोई एरर नहीं देगा। अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका कंपाइलर एरर देगा कि ये पावर नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। उसके बाद ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, ये वैल्यू कॉपी होती है। क्या होती है, कॉपी हो जाती है, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर कॉपी होके फॉर्मल पैरामीटर के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे आपके पास आपका कंपाइलर इस पॉइंट से यहाँ पे चला जाएगा। आपका कंपाइलर अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर आ चुका है। और फंक्शन के अंदर जो भी बॉडी में लिखा हुआ है, अभी तक हमने सिंपल फंक्शंस देखे, फंक्शन के अंदर बॉडी में जो भी लिखा हुआ है वो वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद आपका फंक्शन जो है ना, आपका कंपाइलर जो है वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे नीचे जाएगा, कोई कोड होगा तो उसे एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है आपके फंक्शन कंपाइलर का काम। लेकिन इनलाइन, इनलाइन पता क्या करता है, इनलाइन में आप क्या करते हो, आप इनलाइन में आपका जो फंक्शन है उससे पहले इनलाइन लगा देते हो। ये कमांड लगा देते हो आप इनलाइन की। ओके। इनलाइन की आपने कमांड लगा दी। अब क्या होगा, अब आपका कंपाइलर चेक करेगा कि आपके पास पावर नाम का कोई फंक्शन है, जी हाँ एग्जिस्ट करता है। तो आप जैसे वैल्यू कोई पास करोगे तो आपका कंपाइलर ऊपर नहीं जाएगा। आपका कंपाइलर ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि आपका कंपाइलर इस फंक्शन की बॉडी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देगा। ओके। कंपाइलर की वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि आपका कंपाइलर पहले ऊपर जा रहा था, लेकिन अब हमने इनलाइन लगा दिया है। अगर हमने इनलाइन लगा दिया है तो कंपाइलर इस फंक्शन की बॉडी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेगा और यहाँ पे वर्किंग करेगा। समझ रहे हो, यानी कि कंपाइलर खुद ऊपर नहीं जा रहा, वहां ये के मेन कोड के को रन नीचे लेके आ रहा है। ये मेन के रन होने से पहले होगा ना? जी। ये मेन मेन के रन होने से पहले होगा या मेन के रन होते नहीं वक्त ही नहीं, होगा? आपका कंपाइलर हमेशा स्टार्ट ही मेन से करता है। लाइक ऊपर हेडर फाइल्स देखता है। सही है। उसके बाद मेन में आ जाता है। उसके बाद मेन में आपका कंपाइलर वर्किंग करना शुरू करता है। और मेन जहाँ मेन पे कंपाइलर को कॉपी कहेगा नहीं जाओ करता। वहां पे जाएगा। सही है। तो तो फंक्शन आपका कॉपी तो कंपाइलर पहले अपना, होना चाहिए ना? जी, फंक्शन कॉपी पहले नहीं होता है? पहले नहीं होता। जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा उस वक्त आपका कंपाइलर फंक्शन को कॉपी करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा यहाँ पे। सही है। सही है। गुड। तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हेडर फाइल्स आपका कंपाइलर देखेगा, ये लाइंस रीड करेगा, उसके बाद डायरेक्टली मेन फंक्शन में आता है। ओके। मेन फंक्शन में आने के बाद कंपाइलर आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। यहाँ पे यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा। जैसे पावर नाम की एक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो आपका कंपाइलर चेक करेगा कि पावर नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो वो ऊपर जाके देखेगा फंक्शन डिक्लेयर हुआ पड़ा है, डिफाइंड भी हुआ पड़ा है, तो हाँ भाई एग्जिस्ट करता है। ओके। अब आपका कंपाइलर वहां पे देख के आ चुका है कि वहां पे इनलाइन लगा हुआ है। ओके। सो जैसे ही ये कोई ये वैल्यू आपने यहाँ पे दी ना, तो ये कंपाइलर आपके इस इनलाइन, यानी कि इस इनलाइन की वजह से इस फंक्शन की पूरी बॉडी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख देगा और उसे वो रन करेगा।
अब इनलाइन को है ना यूज करने का एक अच्छा खासा तरीका है। वो ये कि अगर आपके पास फंक्शन फंक्शन के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वो सिंपल है, एक या दो लाइन के का है, तो आप इनलाइन यूज करो, अदरवाइज आप इनलाइन को यूज ना करो। अब इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लेके आया हूँ, वो देख लो जरा। देखो क्या कह रहा है, इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस इज अ फंक्शन जिसमें that the compiler attempts to expand directly at the point of function call। जहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है वहीं पे ही कंपाइलर एक्सपेंड कर देता है, वहीं पे ही उसे है ना कॉपी पेस्ट करके रख देता है, वहीं पे ही उसे एवेल्यूएट करता है, खुद जाके ऊपर उसे नहीं करता, लाइक खुद जाके ऊपर, खुद ऊपर नहीं जाता फंक्शन के अंदर, वहीं पे ही उस फंक्शन के डेटा को या फंक्शन की बॉडी को कॉल कर लेता है। ओके, फंक्शन कॉल इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अ ट्रेडिशनल फंक्शन कॉल। ट्रेडिशनल फंक्शनल कॉल क्या है, यानी कि आपका कंपाइलर जैसे ही फंक्शन को देखेगा, आपका कंपाइलर ऊपर फंक्शन की साइड जाएगा, फंक्शन के अंदर की बॉडी को देखेगा, देन वापस वो पूरा फंक्शन रीड करके वापस कॉल वाली लाइन पे स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ओके, अब इनलाइन लगाने का फायदा क्या है। इनलाइन लगाने का फायदा ये है कि दिस इज मेनली यूज टू रिड्यूस फंक्शन कॉल ओवरहेड। ओवरहेड से मुराद ये कि जब जब आपके पास फंक्शन कॉल होगा, आपका कंपाइलर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके डेटा लाइक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा फंक्शन की बॉडी का, वापस आएगा इस लाइन पे, वापस नीचे जाएगा, वापस कोई फंक्शन कॉल होगा, वापस ऊपर जाएगा। ये जो फंक्शन कंपाइलर ऊपर जाता है ना, इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल ओवरहेड। ओके, और इसमें टाइम लगता है, कंपाइलर को ऊपर जाने में वापस नीचे आने में पूरा टाइम लगता है। ओके, सो इस टाइम को बचाने के लिए आप हमने क्या कर दिया, हमने इनलाइन को लगा दिया। ओके, हमने इनलाइन को लगा दिया, लेकिन तो उसको क्या इनलाइन, कहता है? जी, अभी मेरा मेरा वो बंद हो गया था एयरपोर्ट्स को, क्या कहता है जब फंक्शन बार बार ऊपर जाता है फंक्शन देखना? फंक्शन कॉल ओवरहेड। फंक्शन कॉल ओवरहेड, अरे फंक्शन कॉल होने पे आपका कंपाइलर ओवरहेड चला जाता है, यानी कि मेन फंक्शन के ऊपर चला जाता है, मेन फंक्शन के हेड से ऊपर चला जाता है, इस तरह से मैंने याद रखा है। सो इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल ओवरहेड। अब ऊपर जाने पे आपका इनलाइन जैसे ही आपका कंपाइलर देखेगा तो फंक्शन की बॉडी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा, यहाँ पे लेके आ जाएगा। ओके, सो मैंने ये बताया कि इनलाइन को आप सिर्फ वहां पे यूज करो जब आपके पास फंक्शन की बॉडी में सिंपल एक या दो स्टेटमेंट का कोड हो। अदरवाइज एक बड़ा फंक्शन है, उसका बहुत बड़ी बॉडी है, उस पे आप इनलाइन फंक्शन यूज करोगे तो आपके पास मेमोरी एफिशिएंट नहीं होगा, आपका कोड है ना हर जगह पे पेस्ट होता रहेगा जहां पे आपके पास आपने फंक्शन को कॉल किया है। सो दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। ओके, सो हमारे पास असल में बस ये कहा गया डिफाइन करो फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, यहाँ तक हमने डिफाइन कर लिया। रीड कर लेते हैं। एन इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज अ फंक्शन फॉर विच द कंपाइलर अटेम्प्ट्स टू जनरेट इनलाइन कोड, यानी कि उसी लाइन में कोड को जनरेट कर देता है। दिस मीन्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल, द कंपाइलर प्लेसेस अ कॉपी ऑफ द फंक्शंस कोड डायरेक्टली एट ईच प्लेस द फंक्शन इज कॉल्ड। जहां जहां पे फंक्शन कॉल होगा वहां पे वो कॉपी प्लेस कर देगा उस फंक्शन की, which can result in faster execution since it saves the overhead of the function call। यानी कि ऊपर नीचे आने का जो टाइम है उसे बचाता है, तो इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो सकती है। लेकिन अगेन रिकमेंडेड यही होता है कि आपके पास क्या कहते हैं, इनलाइन तभी लगाओ जब आपके पास एक या दो लाइंस होनी चाहिए फंक्शन में, ज्यादा लाइंस होंगी तो वहां पे ना मेमोरी इनएफिशिएंट हो जाएगा, पूरे लाइन को कॉपी पेस्ट करने में भी टाइम लगेगा, तो इनलाइन का बेसिक पर्पस सर्व नहीं होगा। ओके, वो पूरा का पूरा यार यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड कर लेना जब मैं आपको सेंड करूंगा। अच्छा, वर्किंग देख लो जब मतलब फंक्शन, अगर फंक्शन डिफाइन नीचे हुआ हुआ है मेन के तो भी फंक्शन कॉल ओवरहेड ही बोलेंगे। जी जी जी, ओके, सही। बिकॉज डिक्लेरेशन तो ऊपर ही होती है हमेशा मेन से। अब फंक्शन कॉल ओवरहेड की जो है ना, वो पूरी की पूरी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी की हुई है, और उसे देख लो भला यार, टाइम लग रहा है वैसे भी, देख लेते हैं। कह रहा है जब फंक्शन कॉल होता है तो ये स्टेप्स होते हैं। वो रिटर्न एड्रेस को सेव करता है आपका कंपाइलर। ओके, देन वो आर्ग्यूमेंट्स को पास करता है, सही है। उसके बाद वो मेमोरी को एलोकेट करता है, यानी कि जितने आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिस डेटा टाइप के होंगे उस हिसाब से फंक्शन कॉल के टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, वो मैंने बताया। और उसके बाद आपका कंपाइलर फंक्शन की बॉडी के अंदर जंप करता है, ये भी हमने देख लिया। फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, सही है। रिजल्ट को रिटर्न करता है अगर कोई रिजल्ट होगा, रिटर्न डेटा टाइप होगा। उसके बाद वो वापस आ जाता है जहाँ से उसने ना कॉल ली थी। ओके, द स्टैक फ्रेम इज रिमूव एंड कंट्रोल जंप्स बैक टू द कॉलर। ओके,
और यहाँ तक। अब स्टैक स्टैक पता नहीं क्या है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चेक कर लेना। और दीज एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड एग्जीक्यूशन टाइम, ये एक्स्ट्रा स्टेप्स आपका कंपाइलर करता है, और इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल ओवरहेड। लेकिन जैसे हम इनलाइन लगाते हैं तो ये सारे के सारे स्टेप नहीं होते, बस सिंपल काम होता है कि कंपाइलर चेक करता है फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर जो भी कोड है उसे कॉपी करके फंक्शन कॉल वाली लाइन पे लेके आ जाओ। ओके। सो अब कह रहा है इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए फंक्शन कॉल द कंपाइलर रिप्लेसेस ग्रीट, ग्रीट नाम का कोई वेरिएबल इसने यहाँ पे यूज किया हुआ है, और ग्रीट के अंदर जो भी डेटा है उसको रिप्लेस कर देगा फंक्शन की बॉडी में कॉल की जगह पे, और इसकी वजह से ओवरहेड का टाइम वगैरह बच जाता है। सही है। और ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अवॉइड करो इनलाइन को यूज करना फॉर लार्ज फंक्शंस टू प्रिवेंट कोड ब्लोट। ओके, कोड को ज्यादा लाइक कॉपी पेस्ट करने से बचाने के लिए अवॉइड करो इनलाइन को फॉर लार्ज फंक्शंस। इनलाइन को सिर्फ सिंपल फंक्शंस में रखो। ओके। बाकी इसका कोई खास फर्क आपको नजर नहीं आएगा इतना। चलो चेक कर लेते हैं क्या फर्क आता है। मैं ना इनलाइन को हटाता हूँ और इसे रन करता हूँ, और इसे रन करने पे मेरे पास, अच्छा रन करने पे मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ, क्योंकि सी इन करने पे भी टाइम लेता है, और इसे मैं आउटपुट करता हूँ डायरेक्टली। ओके, सी आउट, और इसे मैं आउटपुट कर रहा हूँ, इसे भी मैं कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ आउटपुट ले रहा हूँ गिवन वैल्यू का, और ए नहीं, यहाँ पे मैं वैल्यू पास करूंगा 3। अब देखो मेरे ख्याल से फर्क आना चाहिए, अदरवाइज इतना माइनर फर्क होगा तो पता भी नहीं चलेगा। कह रहा है प्रोसेस एग्जिटेड कितने सेकंड लगे, 0.5137 सेकंड लगे। ओके, अभी अगर मैं इनलाइन यहाँ पे लगाता हूं तो चांसेस हाई हैं कि आपके पास टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा। चेक कर लेते हैं। देखो 0.5207 पहले था 0.5 कुछ और वैल्यू थी। सही है। अभी 52 है, वापस चेक कर लेते हैं पहले क्या था। हाँ पहले 4 आ रहा था क्या, एक मिनट। लाइक डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट रन का आपके पास दे रहा है ये। अब रन कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम आ रहा है विदाउट इनलाइन 0.55, और इनलाइन लगा के चेक कर लें तो आपके पास टाइम आ रहा है 0.49। सो यू कैन सी माइनर सा टाइम बच रहा है आपका, लेकिन बड़े बड़े कोर्स में ये माइनर माइनर्स का टाइम है ना, वो भी बहुत ज्यादा अहमियत वाला हो जाता है। और यहाँ पे हमने इनलाइन को देख लिया है। ओके, क्लियर है। यार एक चीज में मुझे मसला है, रिटर्न का क्या था सर? रिटर्न क्या, रिटर्न किसके यूज होता है? रिटर्न आपके पास ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यानी कि आपका फंक्शन, आपका फंक्शन जो है ना, वो कौन सी वैल्यू देगा। लाइक आपने फंक्शन को कॉल किया, अब वो फंक्शन आपका आखिर में फाइनल रिजल्ट आपका क्या दे रहा है, वो रिजल्ट आप है ना रिटर्न में लगाते हो। ओके। तो यहाँ पे आपका आपका फंक्शन जो है वो ए स्क्वायर की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और ए स्क्वायर की वैल्यू की रिटर्न डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो वो एक इंटीजर वैल्यू देगा जो होगा ए का स्क्वायर। सही है, वो रिटर्न करेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज अ सिंपल रिटर्न। अब हम मूव कर रहे हैं पासिंग वैल्यूज, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज। देखो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इन्वोक यूजर डिफाइन फंक्शन, एक यूजर डिफाइन फंक्शन करो और पास करो वैल्यूज को, आर्ग्यूमेंट्स को। आर्ग्यूमेंट्स देखो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स वर्ड यूज कर रहा है। सो आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, आपके एक्चुअल पैरामीटर्स थे। ओके। सो आर्ग्यूमेंट्स को पास करो बाय कांस्टेंट, बाय वैल्यू। ओके। सो हमने बाय वैल्यू भी कर लिया, बाय कांस्टेंट भी कर लिया। ओके। ये देखो ये आपके पास बाय वैल्यू कह सकते हो या बाय वेरिएबल कह सकते हो, और यहीं पे ही आप है ना मैं कह देता हूँ कॉन्स्ट, एक कांस्टेंट वेरिएबल मैंने बना दिया जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 2, और मैंने उस ए को मैंने कर लिया क्या कहते हैं कॉल। अब यहाँ पे